हेलो प्यारे दोस्तों, भावी अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता से संबंधित फर्स्ट यूनिट की लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाली क्लास को, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें एक बार इसको। और हमारे चैनल पर अगर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। देखते हैं आगे की तरफ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि मनुष्य भाषा सीखकर मानव में कौन कौन सी विलक्षण क्षमताएं हासिल हो जाती हैं। भाषा सीखकर मनुष्य में कौन कौन सी विलक्षण क्षमताएं हासिल हो जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य के पास विचारों को व्यवस्थित करने, तर्क के लिए रूपरेखा बनाने की और विश्लेषण करने की विलक्षण योग्यता भी होती है। तर्क में चाहे विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, गणित या दर्शन हो, सभी में भाषा की आवश्यकता होती है। मानक भाषा के प्रमुख लक्षण लिखो अथवा उसकी विशेषता बताओ। मानक भाषा के प्रमुख लक्षण या विशेषता इस प्रकार है दोस्तों। मानक भाषा की प्रमुख विशेषताएं बता देते हैं हम आपको। मानक भाषा कैसी होती है? मानक भाषा के अंतर्गत मानक शब्दों, सर्वमान्य शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग होता है। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, ग्रामर के अनुसार होती है। थर्ड है, मानक भाषा उच्चारण एवं लेखन में अशुद्धियों से मुक्त होती है दोस्तों, इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, एकदम शुद्ध होती है। चौथा है, मानक भाषा अपने क्षेत्र में सर्वमान्य होती है तथा समाज व राज्य की अधिकृत भाषा होती है। पांचवा, मानक भाषा के शब्द सरल और बहुप्रचलित होते हैं। सिक्स्थ है, मानक भाषा आंचलिक प्रांतीयता के प्रभाव से मुक्त रहती है। मानक भाषा आंचलिक प्रांतीयता के प्रभाव से मुक्त रहती है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिएगा। हिंदी भाषा के अंतर्गत मानी गई 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा कुछ इस प्रकार। ये DLED 2016 में पूछा गया है। हिंदी के अंतर्गत आपके 5 उपभाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, राजस्थानी है और पहाड़ी है। जिसमें पश्चिमी हिंदी में अपने खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली समूह आ जाता है। इसका विकास शौरसेनी प्राकृत से विकसित शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ। फिर पूर्वी हिंदी में अपने यूपी की भाषाएं आ जाती हैं, जैसे अर्धमागधी, शौरसेनी अपभ्रंश से मिलकर इसका विकास हुआ। बिहारी में भी अपने उत्तर प्रदेश का प्रभाव रहता है, मागधी और अपभ्रंश से विकसित हुई है। राजस्थानी में शौरसेनी अपभ्रंश के उस रूप से जो राजस्थान में प्रचलित था, उससे विकसित हुई राजस्थानी। पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली ये उपभाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बोली को परिभाषित करते हुए भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट कीजिए दोस्तों। यह प्रश्न आपको 100% मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। बोली की परिभाषा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और भाषा और बोली में अंतर भी मिलेगा। बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है। बोली क्या होती है? बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित अथवा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती हैं, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ ही नहीं सके। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप रचना, वाक्य गठन, अर्थ है, शब्द समूह है तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती है दोस्तों। अगला आप देखते हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। यूजफुल कंटेंट पाने के लिए आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहन देगा दोस्तों। तो देखिएगा भाषा और बोली में अंतर क्या क्या होते हैं। भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। किससे अपेक्षाकृत? बोली की अपेक्षाकृत भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का छोटा। भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं। भाषा के अंतर्गत तो कई बोलियाँ आती हैं, जबकि बोली खुद भाषा के अंतर्गत आती है। भाषा बोली के अंतर्गत नहीं है, बोलियाँ भाषा के अंतर्गत है। बोली भाषा से ही उत्पन्न होती है दोस्तों, बोली भाषा से ही उत्पन्न होती है। भाषा बोली में माँ बेटी का संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों? माँ बेटी का संबंध है। बोली का प्रयोग साधारण बोलचाल में व लोक साहित्य सृजन में होता है। बोली का प्रयोग तो साधारण बोलचाल में व लोक साहित्य के सृजन में ही होता है। भाषा का परिनिष्ठित रूप साहित्य, शिक्षा तथा शासन संबंधी कार्यों में व्यवहार हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों। क्या है? बोली का प्रयोग साधारण बोलचाल में व लोक साहित्य सृजन में होता है, जबकि भाषा का प्रयोग परिनिष्ठित रूप साहित्य, शिक्षा तथा शासन संबंधी कार्यों में व्यवहार हेतु प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं, जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, और जब उसे व्याकरणिक कसौटी द्वारा परिमार्जित कर दिया जाता है दोस्तों, जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है अपने, और जब उसे व्याकरणिक कसौटी पर परिमार्जित कर दिया जाता है तब वे भाषा बन जाते हैं। क्या बन जाती हैं दोस्तों? भाषा। आगे देखते हैं वे कौन कौन से गुण हैं जो बच्चों को भाषा सिखाने में मदद करते हैं। तो देखिए अपने दोस्तों यूट्यूब चैनल पर BSTC फर्स्ट ईयर की क्लास है, जिसमें हम देखते हैं कि बालक में निम्नलिखित 4 गुण होते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करते हैं। जैसे एक तो है सीमित जिज्ञासा है, उन बालक में जिज्ञासा होगी तो वे भाषा सीख पाएगा अच्छे से। स्वतंत्रता की ललक या इच्छा, अनुसंधान, रिसर्च और प्रयोग करने की वजह, और स्वयं कार्य करने की इच्छा।
मानकीकरण के साधन क्या हो सकते हैं? मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन के साधन पूछे हैं। व्याकरण की महती आवश्यकता है इसकी साधन, शब्दकोश से, डिक्शनरी, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों की भाषा, ये मानकीकरण के साधन है दोस्तों। कोश, शब्दकोश, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, व्याकरण की महती आवश्यकता, ये मानकीकरण के साधन हैं। अगला इसी में है हिंदी भाषा के मानकीकरण में व्याकरण, शब्दकोश, संचार माध्यम व हिंदी साहित्य आदि उपादानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। व्याकरण, शब्दकोश, संचार माध्यम व हिंदी साहित्य आदि उपादानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदी के स्टैंडर्डाइजेशन में, मानकीकरण में दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान की बोलियों के नाम लिखिए। इसके तो हमें राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं, इसका एक मीन है, एक ही आंसर है। DLED 2017 के अंतर्गत ये पूछा जा चुका है। इसी प्रकार इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, वर्गांतर और क्षेत्र विस्तार और बोलियाँ। तो देखिएगा, ये हमने भाषा संज्ञान और समाज में भी पढ़ा था। पश्चिमी राजस्थान जिसका क्षेत्र है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, घोड़वाड़ी, वहाँ की बोलियाँ कौन सी है? मारवाड़ी, बीकानेरी, शेखावटी और सिरोही बोलियाँ हैं। जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में दोस्तों कौन सी बोलियाँ हैं? उत्तर पूर्वी राजस्थान में अपने अलवर, भरतपुर क्षेत्र आता है और अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ हैं। वहीं मध्य पूर्वी राजस्थान में जयपुर, कोटा, बूंदी आ जाता है और ढूंढाड़ी, किशनगढ़ी, अजमेर ये लैंग्वेज आ जाती है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें मालवा के आसपास का क्षेत्र आता है और इसमें मालवी भाषा बोली जाती है दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट है, मालवी होगा। दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र पूछ लिया गया है अभी। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में निमाड़ के आसपास निमाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर आपके निमाड़ी बोली है, सॉरी लैंग्वेज में गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, निमाड़ी बोली है। अगले प्रश्न है विश्व के भाषा परिवारों का संक्षेप में परिचय देना है अपने को। विश्व का भाषा परिचय का परिचय देना है। देखिए, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से लगभग 1200 भाषाएं अमेरिका महाद्वीप में बोली जाती हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1100 भाषाएं बोली जाती हैं। शेष भाषाएं एशिया, यूरोप महाद्वीप में बोली जाती हैं। भौगोलिक सन्निकटता, शब्द साम्य, व्याकरण समानता के आधार पर मोटे तौर पर विश्व की भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। भारोपीय हैं, द्राविड़ हैं, चीनी हैं। भारोपीय हैं, द्राविड़ हैं, चीनी हैं, सेमेटिक हैं, हेमेटिक हैं, आनीय, यूराल, अल्टाइड, बांटू, काकेशस, सूडानी, बुरामेन, जापानी, कोरियाई। इनमें भारत की आर्य भाषाओं का संबंध भारोपीय परिवार से है। अपने आर्य भाषाओं का संबंध सिर्फ भारोपीय परिवार से है। जबकि 13 विश्व स्तर पर 13 भाषा परिवार हैं। कितने हैं दोस्तों? 13। और विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भाषा परिवार याद कर लीजिएगा अगर हो सके तो, लेकिन इससे प्रश्न आना संभव नहीं है, लेकिन इसमें आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा विश्व के भाषा परिवारों का संक्षेप वर्णन में। तो भारोपीय हैं, द्रविड़ हैं, चीनी हैं, सेमेटिक, हेमेटिक, आनीय, यूराल, अल्टाइड, बांटू, काकेशस, सूडानी, बुरामेन, जापानी, कोरियाई। इनमें भारत की आर्य भाषाओं का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की प्रक्रिया समझाइए। तो मित्रों, भारत में 4 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। भारोपीय परिवार में तो अपने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला आ गई। द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु आ गई। फिर भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत से लेकर यूरोप तक फैली हुई हैं। इसकी मुख्य भाषाएं ईरानी, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि हैं। इन भाषाओं के मूल में कोई एक भाषा रही होगी। इसकी ध्वनियों में स्थान, जलवायु के कारण कुछ अंतर आ गया है। इन भाषाओं के अंतर शब्दों में समानता स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है। 1870 में अस्कोले विद्वान ने ध्वनियों की समानता के आधार पर कैंटुम व शतम वर्ग स्थापित किए। भाषा की अर्थात ध्वनियों की समानता के आधार पर कैंटुम व शतम वर्ग बनाए, इनको विभक्त किया। भारतीय आर्य भाषा व ईरानी का इतना घनिष्ठ संबंध था कि दोनों का एक उपपरिवार में गिना गया। पारसियों की पुरानी पुस्तक अवेस्ता की भाषा तथा ऋग्वेद की भाषा में समानता मिलती हैं। भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति निम्न प्रकार है दोस्तों। देखिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की प्रकृति, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे हमारे प्राचीन भारत की आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 1500 ईसा से 500 ईसा पूर्व तक हुआ। इसमें वैदिक संस्कृत 1500 से 800 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक है। अर्थात प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बांटा जाता है। अगला है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जिसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हैं दोस्तों। इसमें पहले प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत 3 भागों में बांटा गया है। पहली प्राकृत है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, दूसरी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, तीसरी प्राकृत है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब आधुनिक आर्य भाषा देखी जाए तो 1000 से प्रारंभ होकर अब तक हैं। अपभ्रंश से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं। तो दोस्तों अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं अपने? अब आधुनिक भाषाओं अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। जबकि पैसाची से लहंदा, पंजाबी, ये पैसाची भाषा से विकसित हुई हैं। ब्राह्मण से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से
पूर्वी हिंदी, मगधी से बिहारी, असमिया, उड़िया, बंगाली आदि। दोस्तों इन पर ज़्यादा गौर करने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इन्हें छोड़ना या इनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। लेकिन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांकेतिक भाषा को हम भाषा क्यों नहीं मानते दोस्तों? सांकेतिक भाषा में ध्वनि संकेत नहीं होते और न ही वाक्य यंत्रों से निःसृत होती है, अर्थात ध्वनि के संकेत नहीं होते हैं और न ही वाक्य तंत्र से निःसृत होती हैं। सांकेतिक भाषा में अनुभूति, भाव, मानसिक स्थिति व अमूर्त रूप को प्रकट किया जाना संभव नहीं है, अतः सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मान सकते हम। इसमें क्या नहीं दोस्तों, अनुभूति, भाव है, मानसिक स्थिति है, वह अमूर्त रूप को प्रकट किया जाना संभव नहीं है। मूर्त रूप को ही प्रकट किया जा सकता है संकेतों के माध्यम से केवल। अगला प्रश्न है, एक उदाहरण के द्वारा हाड़ौती में मध्यम पुरुष में एक वचन और बहुवचन के रूप में आने वाले भिन्नता को बताइए। तो हाड़ौती भाषा में मध्यम पुरुष एक वचन के उदाहरण है खाई रियो, तू खा रहा है, हिंदी में कहेगा। लेकिन हाड़ौती में क्या कह रहे हैं, एक वचन में मध्यम पुरुष को खाई रियो, तथा बहुवचन में कह रहे हैं खाई रिया, तुम खा रहे हो, ये हिंदी है बनता है। इसमें री और रई पुल्लिंग एक वचन व बहुवचन में भिन्नता है। खाई रियो, खाई रिया, अर्थात री और रई पुल्लिंग एक वचन में बहुवचन में भिन्नता है। एक वचन में ओकारांत हो जाता है, ओकारांत। स्त्रीलिंग एक वचन में बहुवचन में क्रिया समान रूप से मिलती है दोस्तों। अब आगे यह प्रश्न के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूँगा, जिसका इम्पोर्टेंट अपने आप में है, वो है मानकीकरण क्या है, मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। DELED 2016 में पूछा गया है, हो सकता है DELED 2021 में भी पूछा जाए। तो मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? देखिएगा कि मानकीकरण भाषा में एक रूपता लाने और अभिव्यक्ति में स्पष्टता, सरलता लाने तथा भाषा में स्वच्छंदता पर प्रतिबंध, भाषा में मनमानी पर प्रतिबंध, रोक लगाने के लिए भाषा में मानकीकरण की आवश्यकता पड़ी। भाषा को स्पष्ट, सरल बनाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए आदि भाषा में शब्दों का व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से प्रयोग करे तो अर्थबोध में कठिनता हो जाएगी। अपने अनुसार सभी लोग भाषा में मनमानी से प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ निकालना कठिन हो जाएगा। उच्चारण है, वर्तनी, शब्दावली, व्याकरण और वाक्य योजना को मानक स्वरूप होना अनिवार्य है। भाषा को सरलता से समझने के लिए मानकीकरण आवश्यक है, स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संदर्भ में भाषा के मानकीकरण के विभिन्न पहलुओं को समझाइए। दोस्तों इसमें होगा भारत के संदर्भ में मानकीकरण के क्या क्या पहलू हैं, देख लीजिएगा एक बार सरसरी नज़रों से। भारत के संदर्भ में भाषा के मानकीकरण के पहलू निम्न प्रकार हैं। देश के स्तर पर आधिकारिक राजभाषा बनाने के लिए जैसे संस्कृत हैं, तमिल हैं, बांग्ला आदि के बीच हिंदी भाषा ने संघर्ष किया और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। वर्तमान में हिंदी राजभाषा है। देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और लिखी जाने के कारण इसे राष्ट्रभाषा माना जाता है। यहाँ हिंदी ने संघर्ष किया और मानकीकरण के तहत राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ज़रा, कि राज्य स्तर पर कामकाज की आधिकारिक भाषा बनने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह मानकीकरण की अवस्था है। भारत में मानकीकरण के संदर्भ बिंदु हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को संघर्ष करना पड़ा, वहीं भारत में हिंदी को भी संघर्ष करना पड़ा, जिसके साथ संस्कृत थी, तमिल थी, बांग्ला थी। अब अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के स्थान पाने के लिए राजस्थानी संघर्ष कर रही है। इस तरह संघर्ष में संथाली को सफलता मिल गई है, उनको संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। जबकि चौथा पॉइंट है, स्थानीय भाषाओं में तथा भाषाओं के विविध रूपों में से एक को परिनिष्ठित करने के लिए किसी एक भाषा को मानक बनाने का प्रयास चलता रहता है। जैसे राजस्थान में अन्य स्थानीय भाषाओं के बीच मारवाड़ी के स्वरूप को राजस्थानी भाषा के लिए मानक बनाने का संघर्ष जारी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मानकीकरण में भाषा और बोलियों के आपसी विवाद की क्या भूमिका है। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मानकीकरण के संबंध में आपके 2 प्रश्न अवश्य आने वाले हैं पेपर में। तो मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपने विचारों के प्रतिबंध नहीं है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर कर सकते हैं। मैं भले ही आपके विचारों से सहमत न हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करूँगा दोस्तों। मानकीकरण में भाषा और बोलियों का आपसी विवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा और बोलियों के आपसी विवाद की क्या भूमिका है स्टैंडर्डाइजेशन में, ये बताना है हमें। इस विवाद को यदि हम सतह की खींचतान के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से भी कभी भी बोली भाषा का स्तर पा लेती है, अर्थात उसे स्वीकृति मिल जाती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से कभी भी बोली भाषा का स्तर पा लेती है और कभी कभी भाषा ही बोली तक ही सीमित रह जाती है, अर्थात राजनीतिक वर्चस्व के कारण स्वीकृति मिलती है, वर्चस्व प्राप्त होता है। वास्तव में भाषा और बोली का विभेद करना उचित नहीं है और उचित व्यवस्था सतह संबंधों के रूप में करनी चाहिए, जिसे हम व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली व्याकरण और लिखित साहित्य से युक्त और औपचारिक क्षेत्रों में प्रयोग में आने वाली भाषा कहते हैं। उसमें भाषा के नियम दृढ़ होते हैं तथा उसमें विचलनों को ही नहीं माना जाता। ऐसी भाषा को औपचारिक शिक्षा संस्थानों में सीखा और सिखाया जाता है। इसके विपरीत जो भाषाएं अर्थात जिन्हें आमतौर पर बोली कहा जाता है, लचीली होती हैं तथा इन्हें मानक नहीं कहा जा सकता। तो भाषा एक तरह से मानक होती हैं, जबकि बोली मानक नहीं होती, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। इस प्रकार अगले प्रश्न की तरफ चलिए कि हिंदी भाषा के मानकीकरण एवं प्रचार के लिए
केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के योगदान का उल्लेख कीजिए, अर्थात केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों इसका उत्तर देखिए दोस्तों कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या है। हिंदी भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण की दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने काफ़ी काम किया। निदेशालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? निदेशालय की स्थापना अपने 1960 में हो जाती है। यह निदेशालय देश विदेश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं पर कार्य कर रहा है। देश विदेश में हिंदी लैंग्वेज को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में द्वितीय भाषा के रूप में पत्राचार से हिंदी पढ़ाने का कार्य भी करता है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें, टैप रिकॉर्ड, कैसेट टैप आदि भी तैयार करता है। हिंदी क्षेत्रों के नव हिंदी लेखकों के लिए व्याख्यान माला, प्राध्यापक व्याख्यान, यात्राओं एवं साहित्य संगोष्ठियों का आयोजन करना, पुस्तक लेखन हेतु आर्थिक अनुदान देना, पुरस्कार देना, शब्दकोशों का प्रकाशन करवाना आदि कार्य करता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं ये आपके साथ दावा कर सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको फर्स्ट यूनिट में से इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपको पता हो तो 5 नंबर की है, जिसमें एक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर एक का नहीं आएगा तो फिर 1 2 का और 1 3 का ही आना है प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और सिलेबस से जुड़ी पाठ्यचर्या और क्लास BSTC से रिलेटेड फर्स्ट ईयर से क्लास पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस तक खबर तक अपनी पहुंच बना पाओ और एजुकेशन में अपना दबदबा, अपना रुख अच्छे से बनाए रखें। और एजुकेशन पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, उनके पास भी हमारे चैनल की जानकारी पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।